वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में। इस 20 मिनट शो में मैं आपको 4 सवालों के साथ 40 बातें बताता हूँ। ऐसी 40 बातें जिससे आपकी प्रैक्टिस होती है, जिससे आपके भीतर पॉलिटी की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, जिससे आप थ्योरी क्लासेस के दौरान जो बातें पढ़े हैं लेकिन रिवीजन के अभाव में भूल गए हैं उसको रिवाइज कर पाते हैं। मेरा नाम विपुल त्रिपाठी है और मैं इस प्लेटफॉर्म पर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आप सभी को पढ़ाता हूँ। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पिछले जितने भी इसके सेशन हैं लगभग 70+ 20 मिनट्स वो अब तक हो चुके हैं। उसको आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में मौजूद है। अगर आप देखेंगे तो मेरा दावा है कि आपकी प्रैक्टिस होगी। इसके साथ ही साथ यदि आप मुझसे थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइए, उसमें एक लक्ष्मीकांत सीरीज है, वहाँ पर प्री के लिए आप पूरी की पूरी थ्योरी क्लास भी पढ़ सकते हैं। यदि आप यूपीपीसीएस प्री की तैयारी करते हैं, यदि आप वीओ की तैयारी करते हैं या आरओ की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल देखिए आपका लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेट लेजिस्लेचर में भी यूनिकैमरल और बाईकैमरल, राज्य विधानमंडल एक सदनीय दुसदनीय दोनों हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ परमानेंट हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का स्थायी सदन है। तीसरा आपका कह रहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट बी डिसॉल्व बिफोर इट्स टर्म, यानी विधानसभा को उनके कार्यकाल से पहले डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली को उनके कार्यकाल के पहले भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो खैर सवाल को समझने का थोड़ा प्रयास करिए। तो देखो, यदि आप राज्य की बात करें तो स्टेट में जो संस्था लॉ मेकिंग का काम करती है, यानी राज्य में जो संस्था लॉ मेकिंग का काम करती है उसे आप स्टेट लेजिस्लेचर के नाम से जानते हैं, राज्य विधानमंडल के नाम से जानते हैं। मेरे भाई ध्यान रखिएगा कि स्टेट लेजिस्लेचर जरूरी नहीं है कि बाई कैमरल हो। स्टेट लेजिस्लेचर यूनिकैमरल भी हो सकता है, यानी एक सदनी भी हो सकता है। अगर किसी राज्य में एक ही सदन है तो वहां पर गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी गवर्नर प्लस विधानसभा से मिलकर विधानमंडल बनेगा। 26 राज्यों में ऐसा ही, सॉरी 22 राज्यों में ऐसा ही सीन चल रहा है। लेकिन जहां पर ये बाई कैमरल है, जहां पर ये दो सदनी है, दो सदनी, वहां पर गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा प्लस विधान परिषद से मिलकर बनता है क्या? राज्य विधानमंडल। 6 राज्यों में आप देखेंगे कि दो सदनीय विधायिका है। 6 राज्य कौन से हैं? तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी दुसदनीय विधायिका है। मेरे भाइयों, स्टेट लेजिस्लेचर एक सदनी दुसदनी दोनों हो सकता है, लेकिन स्टेट में दूसरा सदन जो आपका होता है, जिसे आप लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, विधान परिषद, इसको बनाने का जो इनिशिएटिव है, इसको बनाने की जो पहल है वो राज्य के द्वारा ही की जाती है। आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ेंगे तो स्टेट लेजिस्लेचर का बनना और समाप्त होना इसके बारे में बताया गया है कि कैसे बनता है। कोई भी राज्य की विधानसभा अपने यहाँ प्रस्ताव लाए, स्पेशल मेजोरिटी विशेष बहुमत से पारित कर दे और पारित करके संसद को भेज दे। किस बात के लिए? विधान परिषद बनाने के लिए या समाप्त करने के लिए। तो ऐसे में संसद सिंपल लॉ बनाकर, यानी संसद सामान्य कानून बनाकर विधान परिषद का निर्माण कर भी सकती है और उसे समाप्त भी कर सकती है। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट आपका लिखा है कि स्टेट लेजिस्लेचर में भी यूनिकैमरल और बाईकैमरल, राज्य विधानमंडल एक सदनी दुसदनी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, दोनों हो सकता है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का स्थायी सदन है। तो देखो, यदि आप काउंसिल की बात करेंगे तो विधान परिषद का कोई भी कार्यकाल नहीं होता। ये अस्थाई सदन है, ये परमानेंट हाउस है। अस्थाई सदन है, परमानेंट हाउस है, इसे सिंबल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहा जाता है। इसके जो मेंबर हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। 1/3 मेंबर एवरी 2 ईयर पर रिटायर होते हैं, यानी 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं। तो इसमें जो लिखा हुआ है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल इज परमानेंट हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का क्या है? अस्थाई सदन है। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, उनके कार्यकाल से पहले विधानसभा की बात हो रही, तो विधानसभा मेरे भाई असेंबली, इसका 5 साल का कार्यकाल होता है और ये अस्थाई सदन है।
ठीक है, 5 साल बाद तो डिसॉल्व होता ही है, साथ-साथ 5 साल पहले भी ये भंग हो सकता है। अगर बहुमत चला जाए तो 5 साल पहले भी भंग किया जा सकता है, लेकिन लिखा है भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। द सीएजी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सेकंड कह रहा है कि सीएजी का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले आए वो। थर्ड लिखा हुआ है सीएजी केवल केंद्र सरकार के लेखे की जांच करता है, राज्य सरकार की नहीं। ठीक है, सीएजी ऑडिट्स ओनली द अकाउंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, नॉट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा राइट स्टेटमेंट है, यानी कौन सा सही स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो एक बात समझिए, यहाँ बात सीएजी की हो रही है। सीएजी पब्लिक पर्स का प्रोटेक्टर है। हमारे भारत देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कहीं 10 रुपया खर्च करती है तो ये सूंघता रहता है, ऑडिट करता है, ऑडिट करके रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट ले जाके प्रेसिडेंट को देता है, और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखता है, यानी पार्लियामेंट के पटल पर रखता है। जैसे मैं बात यहाँ पर किसकी कर रहा हूँ, मैं बात यहाँ पर सीएजी की कर रहा हूँ, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात ही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सीएजी हमारे भारत देश में पब्लिक पर्स का प्रोटेक्टेड है। पब्लिक पर्स का प्रोटेक्टेड है यानी लोक वित्त का संरक्षक है। लोक वित्त का संरक्षक इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपके पैसे को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, प्रोटेक्टर ऑफ पब्लिक पर्स आपके पैसे को प्रोटेक्ट करता है, यानी आप का पैसा ही तो है जो सरकार खर्च कर रही है। अगर सरकार ने कहीं 10 रुपए खर्च किया, तो गवर्नमेंट ने अगर कहीं 10 रुपए खर्च किया तो ये 10 रुपए का ऑडिट करेगा। ऑडिट करके क्या बनाएगा, रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट ले जाके प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के पटल पर रखेगा, संसद के पटल पर रखेगा। तो सीएजी संसद का एजेंट है ना। कुछ लोग इसे वॉचिंग डॉग कहते हैं, रखवाला कुत्ता कहते हैं कि आपके पैसे की रखवाली कर रहा है। ये संसद का एजेंट है और सीएजी के माध्यम से संसद सरकार पर कंट्रोल करती है। सीएजी के माध्यम से पार्लियामेंट गवर्नमेंट पे नियंत्रण स्थापित करती है। सीएजी 148 से लेके 151 तक, यानी 148 से लेके 151 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका वर्णन किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक निकाय है। संविधान में इसका वर्णन है, इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में देखते हैं, यानी इसे संवैधानिक निकाय के तौर पर देखते हैं। संवैधानिक निकाय का मतलब होता है मेरे भाई ऐसा निकाय जिसका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, संवैधानिक निकाय कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में, यानी भारतीय संविधान के भाग 5 में 148 से लेकर 151 तक इसके बारे में वर्णन किया गया है, सीएजी के बारे में। बात आती है नियुक्ति की, यानी सीएजी की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती है। तो सीएजी की जो अपॉइंटमेंट है, यानी सीएजी की जो नियुक्ति है मेरे भाई, वो बाई प्रेसिडेंट होती है। बाई प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति हालांकि अपने मन से नहीं करते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। यदि आप सीएजी के टर्म की बात करें तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, और जो मैक्सिमम एज है मेरे भाई, अधिकतम आयु जो है वो 65 ईयर है, यानी 65 साल है, और विच एवर कम्स अर्लियर, इन दोनों में से जो पहले आए। सीएजी कभी भी प्रेसिडेंट को अपना रिजिग्नेशन दे सकता है, यानी प्रेसिडेंट को कभी भी अपना इस्तीफा दे सकता है। लेकिन कार्यकाल के दौरान यदि सीएजी को हटाया जाना है तो वैसे ही हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को। सीएजी को वैसे ही हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को, डायरेक्टली इसे प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। ऐसा इसलिए किया गया है कि इसकी इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे, यानी इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित रहे। ठीक है, तो पहला सवाल जो आपका लिखा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही लिखा है। सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, जो पहले हो, सही लिखा है। सीएजी केवल केंद्र सरकार नहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के खर्चों की ऑडिट करता है। केंद्र सरकार के भी खर्चों की ऑडिट करता है और राज्य सरकार के भी खर्चों की ऑडिट करता है। देखिए आपके नीचे स्क्रीन पर एक कोड चल रहा है, VEL लाइव। अगर आप स्टडी आईक्यू का कोई भी, क्लास खत्म नहीं हुई है अभी, मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्लास नहीं खत्म हुई, नहीं जज्बाती हो जाओ, ए भैया तो ये क्वेश्चन खत्म हो गए हो क्या। नहीं, 4 सवाल है तो बताएंगे 4, टेंशन ना लो। ये जो कोड है ये VL लाइव, यहाँ पर क्या है कि हर फैकल्टी का अपना अपना कोड होता है।
अगर आप कोई कोर्स परचेज करते हैं, ये कोड अप्लाई करना होता है, तो आपकी श्रद्धा जिस भी अध्यापक के साथ है, उस अध्यापक का कोड आप लगा सकते हैं। मेरा लगाएं, योगी सर का लगाएं, किसी का भी लगाएं, किसी का भी कोड आप लगा सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी श्रद्धा किस अध्यापक के साथ है, किस मतलब श्रद्धा तो हर अध्यापक के साथ होती है, मतलब आपका एक प्रेम जाहिर होता है अगर आप कोड अप्लाई करते हैं। तो प्रेम तो सबके साथ भी होता है। अब आप ये भी कहेंगे श्रद्धा भी सबके साथ है, प्रेम भी सबके साथ है, फिर भी अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर ये पॉलिटी वाले सर ने मुझे पॉलिटी सिखा दी, इससे पहले मुझे नहीं आती थी, इथिक्स वाले सर ने मुझे इथिक्स सिखा दी, कुछ ज़्यादा ही मेरा लगाव हो गया है उनसे, तो आप इस तरह से उनका कोड आप लगा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का ऑब्लिगेशन नहीं, इनका लगाए उनका लगाए, लेकिन अध्यापकों का ही लगाइए। अध्यापक का कोड लगाने से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या बात कर रहे हैं, कहाँ डिस्काउंट डिस्काउंट की बात हो रही है। तो भाई देखो, यदि आप स्टडी IQ का कोई कोर्स परचेज करते हैं तो 9289996923, ये मेरा नंबर नहीं है, ये स्टडी IQ का नंबर है। यहाँ आप कॉल करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, कैसे तैयारी करें इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ जब आप कॉल करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ पर जब आप कॉल करेंगे जानकारी मिलेगी, तो जब कोर्स परचेज करेंगे तो ये कोड आप लगाइए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। अगला आपका कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन की शक्ति संसद को आर्टिकल 368 के अंतर्गत मिली हुई है। द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज कन्फर्ड ऑन द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। संसद साधारण बहुमत से सभी प्रकार के संविधान संशोधन कर सकती है। पार्लियामेंट कैन अमेंड ऑल पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी लघु संविधान कहा जाता है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा राइट स्टेटमेंट है, यानी कौन सा सही कथन है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड सवाल है, लेकिन सवाल में एक बड़ा खतरनाक ट्रैप बना हुआ है। सवाल में एक बड़ा खतरनाक ट्रैप लगा हुआ है, तो उस ट्रैप को समझने के लिए ये एक्सप्लेनेशन आप मेरा सुनिए। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि यदि आप अमेंडमेंट की बात करें, अमेंडमेंट की बात करें, यानी यदि आप किसकी बात करें, संशोधन की मेरे भाइयों, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन भारत देश में आप देखेंगे तो 3 प्रकार के होते हैं। संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास है, और आप ये देखिए कि 3 प्रकार से संशोधन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। एक संशोधन होता है जिसे आप कहते हैं सिंपल लॉ बनाकर। सिंपल लॉ बनाकर संशोधन यानी सामान्य कानून बनाकर संशोधन होते हैं। ये जो सिंपल लॉ बनाकर अमेंडमेंट होता है, सामान्य कानून बनाकर संशोधन होता है, इसमें सिंपल मेजॉरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। दैट मीन्स कि इसमें सामान्य बहुमत का इस्तेमाल किया जाता है। किसका भैया? इसमें सामान्य बहुमत का इस्तेमाल यानी सिंपल मेजॉरिटी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। ठीक है, इस ये जो संशोधन है इसे 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानते। इसे 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानते हैं, यानी इसे आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन इसे नहीं मानते। फिर 368 के तहत संविधान संशोधन जो होते हैं उन्हें वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है, संविधान संशोधन अधिनियम कहा जाता है। उसे सिंपल लॉ की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, बल्कि संविधान संशोधन अधिनियम कहा जाता है। आर्टिकल 368 के तहत 2 प्रकार के संशोधन होते हैं, यानी देयर इज 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। एक जिसमें सिर्फ पार्लियामेंट की सहमति चाहिए, सिर्फ संसद की सहमति चाहिए, यानी सिर्फ पार्लियामेंट की सहमति से हो जाता है, ओनली पार्लियामेंट का कंसेंट चाहिए बस। और एक होता है जिसमें पार्लियामेंट का कंसेंट तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ आधे राज्य यानी हाफ स्टेट में भी इसे पारित होना है, आधे राज्य के लेजिस्लेचर में भी पारित होना है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि एक ऐसा जिसमें संसद की सहमति चाहिए, संसद की सहमति का अर्थ ये है कि संसद में विशेष बहुमत से पारित होना है, और एक ऐसा जिसमें संसद में तो विशेष बहुमत से पारित ही होना है, साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल में भी सामान्य बहुमत से पारित होना है। तो ऐसी बातें संविधान की जो संघीय चरित्र से संबंधित हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित हैं, उसमें चेंज करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, और फेडरल स्ट्रक्चर के अलावा किसी अन्य बात से संबंधित बातें उसमें चेंज करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है।
ये दोनों 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है अनुच्छेद 368 के तहत। ये देख के ये लगता है कि प्रक्रिया टफ है, इसीलिए कहा जाता है कि संविधान कठोर भी है। ये संविधान की रिजिडिटी को दर्शाता है, कठोरता को दर्शाता है। ये देख के लगता है कि प्रक्रिया इजी है, ये संविधान की फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है। राइट, चलो अब यहां देखो क्या लिखा है कि संविधान संशोधन की शक्ति संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्राप्त है। बिल्कुल सही है। संसद साधारण बहुमत से सभी प्रकार के संविधान संशोधन कर सकती है। सिंपल मेजोरिटी से सभी प्रकार के संविधान संशोधन संसद कर सकती है नहीं, सिंपल मेजोरिटी से सारे संशोधन नहीं होते हैं। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जी हाँ, सबसे ज्यादा अब तक भारत देश में जो सबसे ज्यादा परिवर्तन हुए वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हुए, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुए। इसीलिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, यानी लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याता है। पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड कह रहा है जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना है। न्यायिक समीक्षा का संविधान में स्पष्ट उल्लेख है। ठीक है, तो देखो अगर यदि आप फाइनल इंटरप्रिटेटर की बात करें, संविधान के अंतिम व्याख्याता की बात करें, तो मेरे भाइयों हमारे भारत देश में कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाइनल इंटरप्रिटेटर है, संविधान का जो अंतिम व्याख्याता हमारे भारत देश में है, वो सुप्रीम कोर्ट है। हालांकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करने का राइट, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। लेकिन फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, यानी संविधान का जो अंतिम व्याख्याता है वो आपका सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, पहला ठीक लिखा है। दूसरा, जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायिक समीक्षा क्या है भाई? तो ये पावर, न्यायिक समीक्षा की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से भारत का सुप्रीम कोर्ट विश्व के सबसे ताकतवर सुप्रीम कोर्ट्स में एक है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ और एनी ऑर्डर। किसी भी कानून या किसी भी आदेश की संवैधानिक वैधता का परीक्षण, यानी कानून या आदेश संविधान के पक्ष में है या संविधान के पक्ष में नहीं है, इस बात को जब चेक किया जाता है तो उसी को हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। और ये पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है, और इसी शक्ति की वजह से सुप्रीम कोर्ट विश्व के ताकतवर कोर्ट्स में एक है। तो न्यायिक समीक्षा को कॉन्स्टिट्यूशन ने, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब संविधान का ऐसा भाग जो कभी छेड़ा नहीं जा सकता, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड इन एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। एंड व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान का मूल ढांचा क्या है ये कहीं लिखा नहीं है, कहीं मेंशन नहीं है। टाइम टू टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ही बताती है कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर। तो मेरे भाइयों, न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना का भाग है, यानी जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा, हाँ, न्यायिक समीक्षा का जुडिशियल रिव्यू टर्म इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू शब्द कहीं भी संविधान में मेंशन नहीं है, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू टर्म मेंशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर 13 से मिलती है, 131 से मिलती है, 32 से मिलती है, 136 से मिलती है। हाई कोर्ट को ये पावर 226 से मिलती है, 13 से मिलती है। ठीक है, कहीं भी वर्ड मेंशन नहीं है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप जुड़ जाइए। क्लास की कुछ जो अपडेट्स होती हैं वो यहाँ मिलती रहती हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, डायरेक्ट बातचीत करना चाहते हैं, कुछ सुझाव लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। मान लो कोर्स परचेज करना है आपको, किसी भी प्रकार की समस्या आ रही, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आपके साथ है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके साथ है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन जेन्युइन प्रॉब्लम है तभी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं। अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करेंगे, जितना मुझसे हो सकेगा सपोर्ट या हेल्प उतना मैं करूँगा। यहाँ पर भी आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो स्टडी आईक्यू है, स्टडी आईक्यू क्या करता है कि एक कंप्लीट प्रोग्राम चलाता है यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन के लिए। यूपीपीसीएस की तैयारी के लिए हम एक कंप्लीट प्रोग्राम चलाते हैं, कंप्लीट प्रोग्राम। इस कंप्लीट प्रोग्राम में अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप जाइए studyIQ.com पर। studyIQ.com पर जाने के बाद आप सिलेक्ट करिए स्टेट पीसीएस। स्टेट पीसीएस सेलेक्ट करने के बाद आप सिलेक्ट करिए यूपीपीसीएस। यूपीपीसीएस जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे
कि एक तो प्रोग्राम आपको दिखेगा कंप्लीट फाउंडेशन बैच, जिसमें प्री और मेंस दोनों का मटेरियल पढ़ाया जाता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री दिया जाता है। प्री के स्पेशल बैचेज भी आपको दिखाई पड़ेंगे, मेंस के स्पेशल बैच दिखाई पड़ेंगे, एज वेल एज आप देखेंगे कि आर ओ ए आर ओ का फाउंडेशन बैच, प्री का बैच भी आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यदि आप बीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बीओ के बैचेज भी आपको दिखाई पड़ते हैं, यदि आप बीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ जाके आप अपने कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कोड जरूर लगाइएगा, इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, 9289996923। इस पर अगर आप कॉल करेंगे तो आपको पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। स्टडी आईक्यू पर आप कैसे जा सकते हैं, देखिए ऐसे आप गूगल पे लिखिए स्टडी आईक्यू, www.studyiq.com पर जाइए, यहाँ पॉपुलर कोर्सेज में आप सिलेक्ट करिए स्टेट पीसीएस, फिर सिलेक्ट करिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पे जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आप इस तरह से देखेंगे कि आपको ढेर तरह टेस्ट सीरीज से लेके प्री मेंस आरओ यारो बीओ हर तरह के बैचेज आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ बाई नाउ पे जाके एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं कि आप सब चयनित हो। नमस्कार।